स्टार्ट। भैया मॉक टेस्ट। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम्हारी वॉइस बहुत लैग कर रही है, बाकी तो सब सही चल रहा है। लो भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार आइस है जिसका टेम्परेचर हमें गिवन है कि आइस इज एट -10 डिग्री सेल्सियस। इस आइस को हमने कन्वर्ट किया है स्टीम के अंदर, कितने टेम्परेचर पे? एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इस पूरे चेंज को। आई रिपीट भैया, क्वेश्चन क्या है कि आई से हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमने हीट सप्लाई करी है और कन्वर्ट किया है टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉटेड है बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट सप्लाइड। तो आपको बताना है कि यार कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा इस पूरे कन्वर्जन के लिए। तो ये लो भैया, चेक करना। पहले ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। 2 3। भाई किसी का माइक अनम्यूट पे है तो पहले मतलब उसको कर लो म्यूट। चलो डन। देखो भाई, पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ है। तीसरा मतलब दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से। थर्ड ग्राफ एंड लास्ट ग्राफ। चलो चेक करके बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट है। पहले इतना चेक कर लो, क्वेश्चन क्लियर है ना कि क्या प्रोसेस हो रहा है। आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में, टेम्परेचर्स वगैरह हमें गिवन है। ग्राफ है बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट सप्लाइड। तो पहले तो मेरे को ये बताओ यार, आइस जब स्टीम में कन्वर्ट हो रही होगी तो कन्वर्जन कैसे हो रहा होगा। तो भाई समझो इस चीज को। आइस सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सबसे पहले जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कौन से टेम्परेचर तक इंक्रीज करेगा? भाई आइस का टेम्परेचर -10 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक करेगा। तो मतलब स्टेप वन में बेसिकली क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही आइस भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई है, आइस क्या शुरू कर देगी? आइस अपने मेल्टिंग शुरू कर देगी और वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू करेगी। लेकिन आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो टेम्परेचर कितना होगा? भैया जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कितना होता है? यार जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक बार पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई है, अब टेम्परेचर चेंज होगा। अब वाटर का टेम्परेचर 0 से जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। एक बार वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो अब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। फिर से क्या हुआ है? फेज चेंज हुआ है। फिर से अगर फेज चेंज हुआ है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? भैया कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए हमारे पास कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज और फिर कांस्टेंट। तो यार इस ग्राफ में चेक करो, इस ग्राफ के हिसाब से तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। कट। इस ग्राफ के हिसाब से भैया हमारा टेम्परेचर काफी देर तक कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ भी गलत चल रहा है, काफी देर तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। हमारा टेम्परेचर तो पहले ही इंक्रीज करना शुरू कर रहा है फर्स्ट स्टेप में ही। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, फिर टेम्परेचर फिर से इंक्रीज कर रहा है सडनली, लेकिन हीट सप्लाई 0 आ रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वैसे भी मैच करो तो ऑप्शन ए ही आ रहा है कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट एंड फिर से टेम्परेचर इंक्रीज। चेक करो भाई, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। चलो डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो तो यार पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने एक स्टोन लिया, उसको एक रोप से टाई कर दिया है और उसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। वर्टिकल सर्कल का मतलब जान रहे हो ना? मतलब इस तरीके से एक वर्टिकल सर्कल हम इस तरीके से घुमाए जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट।
कि भैया ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा स्टोन है मास m का, और इसकी हमें लेंथ गिवन है कि रेडियस ऑफ द इसका r, और लीनियर वेलोसिटी है भैया v। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, लीनियर वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग r, और स्टोन का मास m। मेरे को बताना है व्हाट विल बी द टेंशन फोर्स एट द लोएस्ट पॉइंट। ऑप्शन दे रहा हूं, चेक करो। सबसे पहला ऑप्शन है mv² / r + mg। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, mv² / r - mg। थर्ड, mv² / r, और लास्ट कि भैया mg के बराबर। तो यार मेरे को बताओ, इस स्टोन का वेट किधर लग रहा होगा? किधर लगता है वेट? अरे वेरी गुड क्षितेज। भैया अगर स्टोन का वेट मार्क करूंगा तो वेट लगेगा नीचे की तरफ। वेट हो गया नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स होगा ऊपर की तरफ, और मेरे को ये टेंशन फोर्स ही कैलकुलेट करना है कि ये टेंशन फोर्स कितना होगा। अगर कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यार सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा? भैया सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कि टी बड़ा होना चाहिए माइनस अपोजिट फोर्स। टी बड़ा होना चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² / r। मेरे को टेंशन फोर्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? mv² / r + mg। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? करेक्ट ऑप्शन ए आ रहा है। चेक करो, कैलकुलेशन समझ में आई है या कुछ रिपीट करना है मेरे को? डन सर। डन, चलो बढ़िया ध्रुव। भैया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक का देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आप अपना रे ऑप्टिक्स का। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जनरली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। भैया अगर ऑप्टिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो किस टॉपिक्स पे आता है? या तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे, कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करो, हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी डिस्कस किया था, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो चेक करो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी हमें मैग्नीफाइंग पावर गिवन है। मैग्नीफाइंग पावर हमें गिवन है 95। और हमें बोला हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। उसने बोला कि यार ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 1/4 सेंटीमीटर। और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, वो गिवन है 1/3.8 सेंटीमीटर। बस ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। एक बार क्वेश्चन अच्छे से रिपीट कर दूंगा, चेक कर लेना समझ में आया या नहीं आया। पहले ऑप्शंस लिख देता हूं। 10, 100, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इनसफिशिएंट डेटा। भाई क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आईपीस होगा। टोटल मैग्निफिकेशन गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर 95। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है। ऑब्जेक्टिव से जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसका डिस्टेंस गिवन है 1/3.8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करके बताना है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ट्राई टू कैलकुलेट।
आओ भाई साथ साथ कैलकुलेट करते हैं, टाइम कम लगेगा। चेक करना आपको स्टेप्स याद हैं या नहीं। यार अगर हमारे पास कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ रहा है तो याद रखना टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस। इस तरीके से चाहे जितने मर्जी लेंस होंगे, सबका इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकालना, मल्टीप्लाई कर देना, उस फॉर्मूले से भी टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखना ही पड़े। जो फॉर्मूला होता है वी बाई यू इंटू 1 + d/fe, जरूरी नहीं है वो फॉर्मूला याद रखना। तो यार अब क्या करना है, मेरे को टोटल मैग्निफिकेशन गिवन है 95। हमारे पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है। मेरे को ये वाले की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरे को किसी तरह मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो काम पूरा सॉल्व्ड है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे निकालेंगे भैया, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V0/U0 या फिर HI/HO। हाइट के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको भूल जाओ भैया, हम V0/U0 के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे को U0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अब यूज करो मिरर फॉर्मूला और V0 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो। भैया मेरे को बताओ, सॉरी लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला तो याद ही होगा, 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। एफ की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू नेगेटिव में होती है हमेशा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो प्लीज जरा मेरे को फटाफट वैल्यूज कैलकुलेट करके बता दो कितना कितना आंसर लिखूं। 1/V0 ये बन जाएगा +3.8 इज इक्वल्स टू 4। तो भैया 1/V0 आएगा 4 - 3.8। तो 1/V0 की वैल्यू हो गई 0.2, विच मीन्स 2/10। तो V की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। चेक करो सबको यहां तक के स्टेप समझ में आ रहे हैं। यस सर। डन। अब यार मेरे को V0 मिल गया है, U0 पता है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो और ME की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ऑप्शन से मैच करेंगे। तो यार हमारे पास M0 की वैल्यू आएगी V0 डिवाइडेड बाय U0, और U0 की वैल्यू कितनी थी, 1/3.8। तो ये हो जाएगा 1/3.8। तो यार ये कितना हो गया, 3.8 इंटू 5, फटाफट कैलकुलेट करके देख लो। मेरे ख्याल से 19 आ रहा है, 4 15, यस 19 आ रहा है। तो अब मैं लिखूंगा टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू M0 इंटू ME। तो ME की वैल्यू हो गई 95/19। फाइनल आंसर इज 5। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फाइनल आंसर 5। भैया ऑप्शन ए, क्या बात है, सारे ऑप्शन यही आ जा रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाए प्लीज बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुआ सबका कंप्लीट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई तुम लोग बहुत ज्यादा वैसे हो गए हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इंसिडेंट ऑफ द फर्स्ट, एक मिनट क्वेश्चन करने पढ़ने दो पहले। टू पोलराइज्ड आर क्रॉस्ड, if now one of them is rotated through an angle of 30 degree and the unpolarized intensity is I naught on the first polaroid, then the intensity of the transmitted light will be। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास दो पोलराइड्स थे जो क्रॉस पोजीशन में थे। क्रॉस पोजीशन का मतलब आपको पता ही है कि मतलब इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास अनपोलराइज्ड वेव है, ये हो गई हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। हमें बताना है कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक पोलराइड को
अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक पोलराइड को 30 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? चेक करो, क्वेश्चन क्लियर है? किसी भी एक पोलराइड को, तो मेरे को बताओ आप कौन से पोलराइड को रोटेट करना चाहते हो, P1 को या P2 को 30 डिग्री से? भैया मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा करो कि P2 को रोटेट करा दो 30 डिग्री से। तो भैया मैंने इसको सपोज 30 डिग्री से रोटेट करा दिया। कितने एंगल से रोटेट कराया भैया? 30 डिग्री से। तो आपको बताना है अब नाउ व्हाट विल बी द इंटेंसिटी आई एफ। ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस हैं I0/4, सेकेंड ऑप्शन 3I0/4, third option 3I0/8 and the last option I0/8। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, लॉ ऑफ मेलूस का, ये तो हो ही जाना चाहिए सबसे। चेक करते हैं ध्रुव, गुड। यार सबसे पहले तो फर्स्ट पोलराइड क्या करती है हमेशा? आपको अगर याद हो, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि यार इसमें हमारे पास दो टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, एक पैरेलल टू द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भैया फर्स्ट पोलराइड तो हमेशा क्या करता है, इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है हाफ से। तो मेरे पास सबसे पहले अगर मैं इसको I1 लिख दूं तो ये I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I0/2। उसके बाद आपको लॉ ऑफ मेलूस लगाना है बस बेसिकली। तो जो आई फाइनल है, आई फाइनल लॉ ऑफ मेलूस के हिसाब से I1 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा होनी चाहिए। I1 की वैल्यू है I0/2 कॉस स्क्वेयर। अब थीटा होता है पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के बीच के एंगल। तो भैया पोलराइड 1 और पोलराइड 2 के बीच का एंगल कितना होगा? अगर मैंने इसको 30 डिग्री से रोटेट कराया है ना, और पहले इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो याद रखना अब इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 - 30। तो 90 - 30 का मतलब हो गया हमारे पास कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। हाफ का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 इंटू 2। तो भैया हमारे पास आ रहा है आंसर फाइनल I0/8। सो फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज I0/8। आपको बेसिकली बस यहाँ पे ये एंगल कंफ्यूजिंग हो लगा होगा। काफी लोगों ने डायरेक्टली एंगल 30 डिग्री ले लिया होगा तो आंसर आया होगा बी। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें एंगल चेक करना, जितने एंगल से रोटेट कर रहे हो तो भैया वो एंगल मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पहले इन दोनों के बीच में 90 था, इसको अब 30 डिग्री से रोटेट किया तो अब इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री बचेगा। चलो फटाक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जाओ भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें बताना है, एक ग्राफ गिवन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ के बीच में एक ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, एक ये वाली लाइन गिवन है और एक ये वाली लाइन गिवन है। दिस इज फॉर मेटल बी, दिस इज फॉर मेटल ए। तो मेरे को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि भैया वर्क फंक्शन बी का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए। सेकेंड ऑप्शन कि वर्क फंक्शन ए का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दी बी। थर्ड ऑप्शन कि भैया इनसफिशिएंट डेटा, कि हम इससे वर्क फंक्शन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। एंड द लास्ट ऑप्शन कि भैया नन ऑफ दीज।
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ के बीच में ग्राफ गिवन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको यही थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो यार ये इक्वेशन मैंने आपको कितनी बार बताई हुई है, ठीक है ध्रुव, कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी होती है, h c/λ इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यार इसको एक जगह छोड़ दो, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो मेरे पास आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू h c/E λ प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस वर्क फंक्शन बाय ई। अब देखो इसको बेसिक रिलेट करना है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल्स टू एम एक्स। एक्स पे मैंने लिया है 1/λ, तो m प्लस सी। तो यार अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो स्लोप किसकी वैल्यू देगा, स्लोप h c/e की वैल्यू देगा। और इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू देना चाहिए, इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन बाय ई की वैल्यू देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है इधर, भैया इधर दिक्कत ये है कि मेरे को तो ये बताया ही नहीं गया कि ये किधर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है नीचे। आपको इंटरसेप्ट का मतलब पता है या नहीं पता, व्हाट इज इंटरसेप्ट। इधर देखो भाई, अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दो ग्राफ से समझा रहा हूं, चेक करना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m का मतलब तो स्लोप होगा कि भैया ये कितने एंगल पे है, m का मतलब तो स्लोप हो गया। जैसे ये कितने एंगल पे है, ये हो गया हमारा स्लोप। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को, ये चीज, ये हमारा इंटरसेप्ट है। तो यार इस क्वेश्चन में अगर मेरे को वर्क फंक्शन पता करना है तो मुझे तो ये पता ही नहीं दिया कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या पता ए वाली लाइन ज्यादा नीचे इंटरसेक्ट कर रही हो और बी वाली लाइन पहले इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन मेरे को इस ग्राफ में गिवन ही नहीं है। हाँ अगर स्लोप फाइंड करना होता कि किसका स्लोप ज्यादा है फिर तो ए का ज्यादा है। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी की भैया इनसफिशियंट डेटा है, कि ग्राफ एक तरीके से पूरा दिया हुआ ही नहीं है, इनसफिशियंट डेटा। एक बार प्लीज चेक करो कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है या कुछ रिपीट करना है मेरे को। चलो भैया आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। वो कह रहा है सब कुछ जनरल टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज इट इज। वो कह रहा है कि जैसे ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोट करा है हमने भैया स्मॉल आर। मतलब सब जनरल टर्म्स है। मुझे ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करने के लिए बोला हुआ है, कि भैया हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट। इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है। वी वर्सेस आई के बीच का ग्राफ। यहीं पे कर देता हूं, थर्ड एंड द फोर्थ। चलो भाई ग्राफ देखो, फर्स्ट ग्राफ हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, सेकंड ग्राफ हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, थर्ड ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और लास्ट ग्राफ कुछ ना कुछ इस तरीके का कर्व।
चेक करो भाई कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। भाई क्या हुआ इतने सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे रहे हो? यार हमें पता है कि जब भी हम किसी बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हमारे पास फाइनल इक्वेशन होती है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर। यार ये इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर। फिर से क्या करना है, वही सेम चीज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वी वाई एक्सिस पे, करंट एक्स एक्सिस पे है, तो हमारी स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आर। ये स्लोप की वैल्यू हो गई। और इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू देगा, ईएमएफ की। मतलब जो मेरा स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। इधर स्लोप आ रहा है लेकिन पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, गलत। इधर तो स्लोप ही जीरो आ रहा है, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया, स्लोप ही जीरो आ रहा है। इधर भैया ना तो कोई इंटरसेप्ट है ना तो कोई स्लोप है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आनी चाहिए पहली बात तो। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ स्ट्रेट है ही नहीं। हमारा करेक्ट ग्राफ ये है जिसमें हमारे पास स्लोप आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज माइनस आर। ट्वेल्थ का पोर्शन इतना रिवाइज कराने के बाद भी इतनी गलतियां। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास ए एंड बी, ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हमें बताना है ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा। ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी कितना आएगा। तो हमें फाइनल आंसर है, ऑप्शंस गिवन है, वन, सेकेंड ऑप्शन जीरो, थर्ड ऑप्शन वन बाई टू, एंड लास्ट ऑप्शन माइनस वन। चेक करो भाई। A and B both are unit vectors, then A cross B dot A cross B is equals to किसके बराबर होना चाहिए। वेरी गुड ध्रुव। यार सीधी सीधी बात है, यूनिट वेक्टर्स जहां मर्जी अज्यूम कर लो कि सपोज ए यहां है
जहां मर्जी अज्यूम कर रहा हूं मैं। सपोज ए यहाँ है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर कहीं और ले लो, सपोज इन वाई एक्सिस। तो यार हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरे को एक नया वेक्टर मिलेगा सी, और ये सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। भैया यही तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कहता है। तो जब मैंने ए क्रॉस बी किया तो भैया मेरे पास आएगा सी वेक्टर। तो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर सी हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो भैया इनके बीच में एंगल होता है कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा भैया, 1 आएगा फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है? नो। डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दो तुम्हारे हिसाब से कोई बढ़िया सा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पहले एक एल आर सर्किट है। ये हो गया एल आर सर्किट। इस एल आर सर्किट को हमने कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स से। इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कि भैया फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें गिवन है दैट इज 2R। इसका रेजिस्टेंस तो वही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू गिवन है 2R। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसी के अंदर, इस सर्किट के अंदर ही हमने क्या कर दिया है, एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इसका रेजिस्टेंस तो था भैया 2R, इसका तो R ही है, लेकिन अब इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है R। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय ओल्ड पावर फैक्टर। मतलब इसको केस 1 ले लो और इसको केस 2 ले लो, तो मेरे को रेशियो फाइंड करना है पावर फैक्टर का ऑफ 2/1। एक बार चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन रिपीट करना है मेरे को। कि भाई पहले एक एलआर सर्किट था, फ्रीक्वेंसी गिवन है ओमेगा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है 2R। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो आर ही है, कुछ ना कुछ पावर फैक्टर आएगा। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो भैया अब पावर फैक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आएगी, तो हमें न्यू पावर फैक्टर बाय ओल्ड पावर फैक्टर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ऑप्शंस, ये बात भी ठीक है, ऑप्शंस भी तो देने पड़ेंगे। भैया भूल गया था, सॉरी। भैया पहला ऑप्शन है 2, मतलब √2/3। सेकेंड ऑप्शन √2/5। थर्ड ऑप्शन √3/2। एंड लास्ट ऑप्शन √5/2। बढ़िया भाई बढ़िया। तो देखो यार, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर पावर का फॉर्मूला पूछता तो होता है VRMS/IRMS इंटू कॉस फाइव। और भैया ये कॉस फाइव ही बेसिकली हमारा पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस फाइव।
और cos phi का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय Z, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय Z। Z मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर मैं केस वन की बात करूं तो केस वन में सबसे पहले Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो Z की वैल्यू हमें पता है कि भैया रेजिस्टेंस और इंडक्टर के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 2R का होल स्क्वेयर। भैया इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5R स्क्वेयर। तो मतलब ये हो गया √5 × R। तो अगर मैं फर्स्ट केस में इनिशियल पावर फैक्टर निकालूं फर्स्ट केस का, तो R डिवाइडेड बाय Z मतलब R डिवाइडेड बाय R √5। तो हमारे पास फर्स्ट केस का पावर फैक्टर तो √5 आ रहा है। दूसरे केस में कैलकुलेट करके देखते हैं। अब दूसरा केस एलसीआर सर्किट बन गया। एलसीआर सर्किट में Z का फॉर्मूला होता है √R स्क्वेयर, √R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर। तो यार ये तो हो गया आर स्क्वेयर प्लस 2R स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, सॉरी 2R माइनस R का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आएगा 2R स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट मतलब R√2। इसका पावर फैक्टर कैलकुलेट करूंगा फाइनल वाले का, तो ये आ जाएगा R डिवाइडेड बाय Z मतलब R डिवाइडेड बाय R√2। ये कटा तो हमारे पास आया 1/√2। मतलब इतनी चीज तो क्लियर है कि √2 और √5 आना चाहिए ऑप्शंस में। तो ए और सी तो कट गए, बी और डी में से कोई एक सही हो सकता है। तो हमें निकालना था पावर फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 की वैल्यू तो 1/√2 आई है और 1 की वैल्यू 1/√5 आई है। तो भैया फाइनल आंसर चलेगा √5/2। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, √5/2। भैया एक बार सब लोग स्टेप्स चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। दोस्त। बढ़िया यार। चलो तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन बता देता हूं बस, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यार हमारे पास कोई एक रिंग है, ये हमारे पास रिंग है, इसको हम रोटेट करा रहे हैं फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। मतलब जैसे नोटबुक को फिंगर पे घुमाते हैं, बिल्कुल उसको रिंग समझ लेना कि इस तरीके से हम रिंग घुमाए जा रहे हैं। इस रिंग का मास हमें गिवन है, रिंग का मास है कैपिटल एम। इस रिंग का रेडियस गिवन है कैपिटल आर। इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो भैया रिपीट किया फिर से क्वेश्चन। रिंग का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमने क्या किया, जब ये रोटेट कर रहा था ना तो बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे, इसके एंड पॉइंट्स पे डायमीटर पे हमने दो बॉक्स रख दिए। रिंग के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे दो बॉक्स रख दिए हैं, दोनों का मास सेम एम एम। हमें क्या फाइंड करना है कि बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल बी द लॉस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। रिंग की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आएगा। ऑप्शंस, भाई पहला ऑप्शन है स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम प्लस 2m। बड़े बड़े से ऑप्शन है ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ऑप्शन बी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय m प्लस 2m इंटू ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ऑप्शन सी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय m माइनस 2m ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। एंड लास्ट ऑप्शन
कैपिटल M प्लस M इंटू कैपिटल M ओमेगा स्क्वेयर R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय M प्लस 2M। चलो भाई ट्राई टू कैलकुलेट। सब लोग ट्राई करेंगे, कोई ऐसे खाली नहीं बैठेगा, सब लोग ट्राई करेंगे। भाई सबसे पहले ट्राई टू कैलकुलेट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, कि मास रखने से हमारी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। कंप्लीट करो प्लीज। चलो भाई आओ कैलकुलेट करते हैं यार। सबसे पहले अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखो, सबसे पहले आप न्यू एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। पहले तो सिर्फ रिंग रोटेट कर रही थी, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I1 ओमेगा 1। फाइनल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा भैया, I2 ओमेगा 2 तो होगा, रिंग तो अभी भी रोटेट कर रही है, लेकिन साथ साथ भैया हमारे दो मास भी रोटेट कर रहे हैं उसके साथ। तो अब एक और चीज आ जाएगी ओमेगा, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ओमेगा 2। I1 की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, भैया सबको याद होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला होता है mr²। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ही गिवन है। I2 कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया रिंग का mr² प्लस दो पार्टिकल्स हैं जो r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो mr² प्लस mr², फाइनल ओमेगा 2। तो यहां से भैया सबसे पहले ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ रही है यहां से mr² ओमेगा डिवाइडेड बाय mr² प्लस 2mr²। भैया स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस देखते जाना। R² कॉमन लेके अभी काट दो, मैंने R² कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद बस क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, इनिशियल एंड फाइनल, लॉस निकल जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वेयर, तो हाफ I1 की वैल्यू थी mr² इंटू ओमेगा स्क्वेयर,
अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² प्लस 2mr²। और ओमेगा इतना बड़ा जो है भैया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये इतना बड़ा ओमेगा हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा m² ओमेगा² डिवाइडेड बाय m प्लस 2m का होल स्क्वायर। चेक कर लो, अब यहां तक भी कोई डाउट है तो भाई पूछो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कुछ ना कुछ कॉमन आके आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो भाई। जैसे ऑप्शंस देख के भी पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहली बात, डिनोमिनेटर में m प्लस 2m तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो मतलब इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दो। उसके बाद भैया ओमेगा² r² और कैपिटल M, और कुछ आ रहा है क्या कॉमन इसमें से? बाकी तो अब आपको ऑप्शन बी और डी में से सॉल्व करके ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डन सर। डन। भैया ऑप्शन जो गिवन है चेक कर लेना, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना और करेक्ट ऑप्शन निकाल लेना। चलो, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैकेनिक्स का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इस पे हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं F, ये ऑब्जेक्ट B, ये ऑब्जेक्ट A, और हमें सारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह गिवन है। भैया चेक करना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए बी, मतलब इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, दैट इज 0.25। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड, भैया ये हमें गिवन है 1/3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो वैल्यू कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है चेक करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मेक द ब्लॉक बी मूव। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बी। ऑप्शन ए 1150 न्यूटन, ऑप्शन बी अभी कुछ इंफॉर्मेशन बाकी है वो भी देता हूं, ऑप्शन सी 1300 न्यूटन, एंड ऑप्शन डी दैट इज 1420 न्यूटन। भैया हमें मास ऑफ ए गिवन है 100 kg एंड मास ऑफ बी गिवन है दैट इज 200 kg। चलो दैट्स इट, पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया। देखते हैं रोहित, गुड। तो यार सबसे पहले तो फोर्स चेक करो, फ्रिक्शन फोर्स किधर किधर लग रहे होंगे। यार अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं, सबसे पहले कि ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा। भैया बताओ, ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट में या राइट में? तो हो, लेफ्ट। नहीं, इस पे फ्रिक्शन फोर्स राइट में लग रहा है। यार हो क्या रहा है
इस तरीके से इमेजिन करो कि ये मेरे पास ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। जब मेरा ब्लॉक बी आगे जा रहा है, सिंस ब्लॉक ए स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस वजह से क्या हो रहा होगा, ब्लॉक ए की टेंडेंसी है इधर जाने की, ब्लॉक ए की टेंडेंसी इधर जाने की है ड्यू टू स्ट्रिंग, और ब्लॉक भी इधर जा रहा है। तो यार फिर अगर ब्लॉक ए की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? भैया इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, ए पे। तो फ्रिक्शन फोर्स ए पे अगर आगे की तरफ लग रहा है, तो फिर यही सेम फ्रिक्शन फोर्स बी पे कहां लगेगा? भैया यही सेम फ्रिक्शन फोर्स बी पे पीछे की तरफ लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। बी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ग्राउंड वाला इसको पीछे की तरफ फोर्स देगा। तो ये हो गए टोटल फोर्सेस जो मार्क हुए हैं ए पे और बी पे। बस अब इसके हिसाब से इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले एफ ए बी कैलकुलेट करूंगा, तो उसका फॉर्मूला म्यू ए बी इंटू एन। इसके लिए एम ए जी लगेगा और एन ऊपर लगेगा। तो यार हमारे पास क्या आ जाएगा कि म्यू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.25 इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10 एम जी के बराबर। तो इसको चेक करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 250 न्यूटन, एफ ए बी की वैल्यू। अब एफ बी जी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो ये आएगा म्यू बी जी इंटू एन टू। इसके लिए नीचे लग रहा होगा टोटल मास और ऊपर लग रहा होगा एन टू। नहीं रुको, अब इक्वेशन में बहुत गड़बड़ हो गई, हमने कुछ गलत कर दिया है, इक्वेशन में गड़बड़ हो गई है, नॉर्मल फोर्स गलत आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक N1 नीचे आएगा N1, लेकिन ठीक है डन हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। म्यू बी जी की वैल्यू 1/3 इंटू N2 की वैल्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी। तो चेक करके बताओ एफ बी जी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10, ये हो गया 100, तो ये आ रहा है 1000 न्यूटन। तो मुझे बताओ इस एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? भैया इस एफ की वैल्यू एफ ए बी प्लस एफ बी जी के बराबर होनी चाहिए। तो ये आया था 250 और एक आया था 1000, तो फाइनल आंसर होना चाहिए 1250 न्यूटन। तो 1250 न्यूटन कौन से केस का ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन बी। चलो भाई चेक करके देखो, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या? सर ये वाली क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये वाली क्वेश्चन रिपीट करनी है, डन। आ जाओ। एक्चुअली डायग्राम में मैंने बीच का एक स्टेप खा गया हूं, इसलिए कंफ्यूजन लग रही होगी। आओ फिर से डायग्राम से समझाता हूं। देखो ब्लॉक बी, जो मेरा फोन है वो ब्लॉक बी है, मेरा ब्लॉक बी आगे जा रहा है। मेरा ब्लॉक बी आगे जा रहा है, तो ग्राउंड इसको फ्रिक्शन फोर्स किधर दे रहा होगा? पीछे की तरफ दे रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? डन। नो सर। अब यार जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगे, भैया फ्रिक्शन फोर्स टेंडेंसी के अपोजिट लगता है। तो अगर मेरा ब्लॉक बी आगे जा रहा है, तो ब्लॉक बी को क्या लग रहा होगा कि ब्लॉक ए तो पीछे जा रहा है, क्योंकि वो तो रस्सी से बंधा हुआ है। तो ब्लॉक बी को लग रहा है कि भाई ब्लॉक ए तो पीछे जा रहा है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ए पे, आगे की तरफ। अगर ए पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो फिर बी पे यही सेम फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। पहले रोहित ये चेक करो, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ रही है या इसमें भी डाउट है? सर आगे से। ठीक है। अब देखो और क्या क्या हो रहा होगा। भैया ये दोनों कनेक्शन पे हैं, तो सबसे पहले बी पे मार्क करो। तो बी पे क्या हो रहा होगा? भैया नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, भैया एम बी जी, इसका खुद का वेट। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो ग्राउंड ने दिया होगा, लेकिन ए इसके साथ टच में है, तो एक फोर्स नॉर्मल फोर्स ए ने भी दिया होगा। अगर ए ने इसको नॉर्मल फोर्स दिया है, तो ए को भी नॉर्मल फोर्स मिला होगा ये। और नीचे लगेगा ऑब्जेक्ट का वेट एम ए जी। चेक करो, मैंने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए हैं, पहले फोर्सेस चेक करो, इसमें कोई डाउट है फोर्सेस मार्क करने में? डन। अब बस रोहित हमें क्या करना है, अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करना है। तो एन ए के अपोजिट कौन सा फोर्स आ रहा है? एन ए के अपोजिट फोर्स आ रहा है एम ए जी। एम ए की वैल्यू 100, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो एन ए की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। एफ ए बी की वैल्यू निकालनी है। एफ ए बी का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू
इस ऑब्जेक्ट पे टोटल नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो एन ए लग रहा था, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 इंटू एन ए की वैल्यू 1000, तो ये हमारे पास आ गया 250 न्यूटन। ये सारी कैलकुलेशन मैंने ब्लॉक ए के लिए कर दी। अब मेरे को ब्लॉक बी के लिए करनी है। तो ब्लॉक बी के लिए अब पहले वर्टिकल वाले फोर्सेस चेक करो। भैया वर्टिकल वाले फोर्सेस, ऊपर तो लग रहा है एन जी, लेकिन नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे तो एन ए प्लस एम बी जी लग रहा है। एन ए की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट करी 1000, एम बी जी की वैल्यू मास 300 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 1000, तो भैया ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन। अब क्या करना है भैया, हमें एफ ए बी की वैल्यू तो पता चल गई थी 1000 न्यूटन। अब मेरे को एफ बी जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एफ बी जी की वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स सी। भैया ये आ जाएगी हमारे पास, सॉरी एफ ए बी की वैल्यू 1000 नहीं है, एफ ए बी की वैल्यू 250 न्यूटन है। एफ बी जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो भैया ये आ जाएगा म्यू बी जी, और जो नॉर्मल फोर्स ग्राउंड ने दिया है एन जी, म्यू जी की वैल्यू है 1/3 इंटू 4000। भैया कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है ये। और मैंने गलती कर दी और किसी ने कुछ बोला भी नहीं है। भैया मास बी कितनी वैल्यू गिवन थी, मास बी हमें गिवन था 200, तो इधर मैंने 300 क्यों लिख दिया, इधर ये 200 आएगा और इधर ये हो जाएगा 3000 है। रोहित सारे स्टेप्स चेक करो यार, अब क्लियर है आपको। सर तो यार एफ बी जी की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन। अब रोहित अभी तक हम वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट कर रहे थे ना, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेट करो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेट करने से मेरे पास क्या आ रहा है कि एफ, इस साइड कैपिटल एफ आ रहा है और पीछे की साइड कौन से दो फोर्स आ रहे हैं, एफ ए बी और एफ बी जी। एफ ए बी की वैल्यू 250 न्यूटन, एफ बी जी की वैल्यू 1000 न्यूटन। इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 1250 न्यूटन। डन सर। डन, दैट्स इट यार। आज के लिए इतना ही। भैया मिलेंगे रैंकर्स वालों से शाम को, बाकी दैट्स इट। थैंक यू सर। ओके यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।